नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सभी को पता है, राजस्थान में MVSI मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिनके पास में हैवी लाइसेंस है और जिनके पास में 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, वो इस वैकेंसी में हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जैसा आप इसका सिलेबस देखेंगे तो इसके सिलेबस में अंत में मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जानकारी जुड़ी हुई है, जो भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोटरयान अधिनियम 1988 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से जैसे कि आप जो संसद का पारित किया हुआ जो अधिनियम है उसको पढ़ेंगे तो बहुत शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है। और बीटेक वाले विद्यार्थी चूँकि इंग्लिश मीडियम के होते हैं या इंग्लिश से ज़्यादा उनका नाता रहता है, तो इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी को वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अंत तक जुड़े रहिए। मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये मोटर व्हीकल जो एक्ट है, स्वतंत्र भारत में मोटरयान अधिनियम 1988 में आया। 1988 में स्वतंत्र भारत में मोटरयान अधिनियम आया। अब क्या स्वतंत्र भारत से पहले व्हीकल नहीं चलते थे? दोस्तों, चलते थे। और उससे पहले 1929 में एक मोटर व्हीकल एक्ट आया जो ब्रिटिश काल में आया था। उसके बाद में उसमें संशोधन हुआ। 1939 में वापस जो है मोटरयान अधिनियम आया। ठीक है, इस अधिनियम ने ब्रिटिश कालीन अधिनियम 1939 का स्थान लिया। अब चूंकि हम स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं तो जो जस्ट पिछला वाला है, जो लास्ट है, उसको ध्यान में रखना कि कौन से अधिनियम का स्थान लिया है। 1939 वाले का स्थान लिया है। इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन हुआ है और अंतिम संशोधन जो हुआ है वो 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ। ठीक है, इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं। जो पहली अनुसूची है उनमें यातायात सिंबल्स के बारे में, यातायात चिन्हों के बारे में बता रखा है। जैसे कि हम रोड पे देखते हैं, बोर्ड लगे रहते हैं, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, या तीर के निशान लगे रहते हैं, स्पीड लिमिट के सिंबल्स लगे रहते हैं, कहीं फ्लाईओवर है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई होती है। वो सारे सिंबल्स के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में दे रखा है। दूसरी अनुसूची में मुआवजे के बारे में, अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो मुआवजा किस प्रकार से मिलेगा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हुई है। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अन्य वीडियो में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस मोटर व्हीकल एक्ट का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मोटर व्हीकल एक्ट? तो दोस्तों, जो आईसी इंजन है, अंतर्दहन इंजन, आईसी इंजन कहते हैं। अब चूंकि मैकेनिकल के विद्यार्थी हैं तो आईसी इंजन के बारे में तो जानते ही हैं। तो आईसी इंजन वह विद्युत मोटर की शक्ति से चलने वाले यान वाहन को विधि द्वारा नियमन करने हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 को लाया गया। अब इसको हम सिंपल भाषा में समझें कि जो भी पेट्रोल की गाड़ियाँ, डीजल की गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पू, ई रिक्शा जो भी चल रहा है सड़क के ऊपर, वो एक नियम कायदे कानून से चले। मतलब कहाँ पर उसको रुकना है, कहाँ पर उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, व्हीकल कैसे चलेगा, वो सारे नियमों की जानकारी एक एक्ट में है, एक प्रपत्र में है, हम कह सकते हैं। उस प्रपत्र को हम कहते हैं मोटरयान अधिनियम 1988। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश कालीन मोटरयान अधिनियम 1939 का स्थान लिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे मुख्य बात ये है, ये जानकारी हमेशा ध्यान रखना कि मोटरयान अधिनियम 1988 14 अक्टूबर 1988 को अधिनियमित हुआ। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित हो जाता है, पास हो जाता है, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये पारित हो गया, अब इसको लागू कर दीजिए। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ 14 अक्टूबर 1988 को, और 1 जुलाई 1989 को संपूर्ण भारत में
यह लागू हो गया। अब संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर भी आता था, मतलब आता है, तो 1 जुलाई 1989 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर सहित। ये दोनों तिथियां जो हैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी हैं, जिसमें 14 अक्टूबर 1988 को ये पारित हुआ और 1 जुलाई 1989 को ये लागू हो गया। ठीक है, इसके बारे में इसके आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं हम इसकी धाराओं की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ये मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें मैंने आपको बताया कुल 217 धाराएं हैं। तो 217 धाराओं में जो सेक्शंस हैं, धारा को सेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग क्लॉज हैं। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो धाराएं क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धारा 1 के बारे में। धारा 1 क्या है, सेक्शन 1 क्या है? इसमें है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवृत्त। संक्षिप्त नाम का मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट नेम, और इसका जो विस्तार और प्रवृत्त का मतलब होता है लागू होना। मतलब ये इसकी डेट दे रखी है कि कब से ये लागू हुआ है। क्लॉज 1 है, उसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, कि इस मोटर व्हीकल एक्ट का जो संक्षिप्त नाम है मोटरयान अधिनियम 1988 है। ठीक है, इतना शॉर्ट है। दूसरा है संपूर्ण भारत में लागू होगा। ठीक है। तीसरा क्लॉज है कि यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। भिन्न भिन्न राज्य भिन्न भिन्न तारीखें नियत कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो केंद्रीय सरकार राज्यपत्र क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं गजट। दोस्तों, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि अखबारों में आपने देखा होगा कई बार, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे भारत का राजपत्र नाम से एक सूचना आती है। जब भी कोई एक्ट पारित होता है, एक्ट लागू होता है, तो उसको पेपर में भी पब्लिश करना होता है, तो उसको बोलते हैं केंद्रीय सरकार का राजपत्र, गजट बोलते हैं। तो उस गजट में जो डेट लिखी हुई होती है, वो डेट उस एक्ट के लागू होने की तिथि होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई 1989 को वो गजट आया, या सरकार ने अखबार में 1 जुलाई 1989 को यह प्रपत्र जारी किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो मोटर व्हीकल अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, ये 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ। ये बात हमको ध्यान रखनी है। बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 में क्या लिखा हुआ है? धारा 2 में है परिभाषाएं। अब परिभाषाएं क्या होती हैं? मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है। अगर मान लीजिए विवाद की स्थिति होती है, तो विवाद की स्थिति में, जैसे मान लीजिए आप सार्वजनिक स्थान के बारे में, मान लीजिए 2 व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, वो कहता है मैं फलाना प्लेस पर जो है वो सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो वहाँ पर आपकी मान्यता नहीं होगी, आपकी बात मान्य नहीं होगी। वहाँ जो नियम में जो लिखा हुआ है, सार्वजनिक स्थान की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार जो है कार्यवाही होगी। तो इसमें परिभाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे संलग्न यान, कनेक्टेड व्हीकल, मतलब जैसे कि एक तो जैसे ट्रेलर वगैरह होते हैं, उनके बारे में। धुरी भार, एक्सल वेट क्या होता है? एक्सल वेट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी जो ट्रेलर है, उस ट्रेलर में 10 एक्सल लगी हुई हैं और उसका कुल भार है उस एक्सल का उस पूरे ट्रेलर का जो भार है, कुल भार 25 टन है। तो प्रत्येक एक्सल का भार कितना होगा, वो एक कैलकुलेशन, मान लीजिए कि भाई टोटल वेट ऑफ द ट्रेलर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सल्स। कुल जितने भी उस ट्रेलर का भार है, उसमें जितने एक्सल लगे हुए हैं 10, तो इतने लोड को वो सहन कर सके, उसको बोलता है धुरी भार। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, जो आरसी होती हैं, ठीक है, जो सबके पास में, जो जिसके पास में व्हीकल होगा उसके पास में आरसी भी होगी। हम कहते हैं गाड़ी की आरसी, तो वो आरसी मतलब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस। इसकी परिभाषा की, ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, एक पत्र होता है, तो उसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में दे रखा है। ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मतलब लर्निंग लाइसेंस, कि जैसे हमने आवेदन किया और हमको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस मिलता है, 1 महीने बाद में फिर उसका लर्निंग लाइसेंस हमको न मिल के हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मालयान क्या होता है, जैसे गुड्स और लोडिंग व्हीकल जो होते हैं, उनके बारे में बता रखा है कि भाई मालयान किसे कहेंगे, मोटर कार किसे कहेंगे, मोटरसाइकिल किसे कहेंगे,
विनिर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर किसे कहेंगे, जो वाहनों को बनाता है, गाड़ियों को बनाता है। सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं, इसके बारे की इसकी परिभाषा है। भारी वाहन की श्रेणी में कौन कौन से व्हीकल आएंगे, लाइट व्हीकल की श्रेणी में कौन कौन से व्हीकल आएंगे। अशक्त यात्री गाड़ी, अशक्त यात्री गाड़ी का मतलब होता है कि जिसकी लिए हुए 15 साल 20 साल हो गए हैं, अब वो जो है पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतर रही है, और वो मतलब हम कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड बना रखा है तो उसके अनुसार नहीं हो। बस किसे कहेंगे, परमिट किसे कहेंगे। शिक्षा संस्था बस मतलब जो स्कूल बस है उसे वो किस कैटेगरी में आती है। प्राइवेट सेवायान, प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स, वो किस कैटेगरी में आएंगे। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अर्थात जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, जो आपका लाइसेंस बनाता है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ये सारी परिभाषाएं धारा 2 के अंतर्गत आती हैं। तो यदि क्वेश्चन आए कि विभिन्न परिभाषाएं किस धारा के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत आती हैं, तो उस धारा 2 के अंतर्गत आती है। मैं अभी आपको मोटर व्हीकल एक्ट बताऊंगा, उसमें परिभाषाएं दे रखी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। छोटा छोटा मोटा मोटा हम ये देख लेते हैं कि भारी वाहन किसे कहते हैं और हल्का वाहन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भारी वाहन हैवी व्हीकल किसे कहते हैं। देखो, माल जो कि हम लोडिंग बोलते हैं, मतलब इसमें हम गुड्स सामान को लेके जाते हैं, ऐसे जैसे ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, या फिर यात्रीयान। यात्रीयान का मतलब पैसेंजर व्हीकल। दोनों के बारे में हम हैवी व्हीकल को डिफाइन करते हैं कि लदान रहित भार, मतलब ऐसा व्हीकल जिसमें कोई माल भरा हुआ नहीं है, कोई सामान नहीं है। अगर यात्री बस है, यात्रीयान है, तो उसमें कोई पैसेंजर नहीं है, तो उसको बोलते हैं लदान रहित भार। मतलब जैसे खाली चलता है ना ट्रेलर, तो उसका जो भार है 12 टन से अधिक होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे हैवी व्हीकल। ठीक है। और लाइट व्हीकल किसे बोलेंगे, हल्कायान किसे कहेंगे। लदान रहित भार मतलब अगर मान लो आप मोटर कार में बैठे हो, कार में बैठे हो, तो कार में पैसेंजर नहीं होना चाहिए, यात्री नहीं होना चाहिए, तो उसका जो वेट है वो 7500 किलो से अधिक नहीं हो। ठीक है, इन दोनों में ध्यान रखना। हल्का वाहन तो होगा जिसमें 7500 किलो से अधिक नहीं हो, और भारी वाहन वो होगा जो 12 टन से अधिक हो, 12,000 किलो से अधिक हो। ठीक है। अब ये धारा 2 जो है परिभाषाओं को डिफाइन करती है कि इसके अंदर परिभाषाएं हैं। अब इसके साथ में जो सब सेक्शन है या सब धारा है वो लगी हुई है सेक्शन 2 के। ठीक है। ये किसके लिए क्या रखा है, ई रिक्शा और ई गाड़ी की परिभाषा इसमें दे रखी है कि ई गाड़ी और ई रिक्शा कौन से होंगे, जो कि 4000 वॉट से अधिक विद्युत शक्ति का प्रयोग न करते हों। ठीक है, इसका ध्यान रखना। जो धारा 2 है उसका जो कैप भाग है, उस कैप भाग में ई रिक्शा और ई गाड़ी की परिभाषा दे रखी है कि ऐसे वाहन, ऐसे व्हीकल जो 4000 वाट से अधिक विद्युत शक्ति जो बैटरी से संचालित होती है, तो उसका प्रयोग न हो। ठीक है ना, 4000 तक तो हो सकता है, लेकिन 4000 से अधिक नहीं हो। ठीक है। तो ये था इसका भाग 1। ठीक है। भाग 1 में 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कितने भाग हैं, 14 भाग है, 217 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं। तो 14 भाग में पहले भाग में 2 धाराएं हैं, और फिर भाग 2 शुरू होता है जिसमें धारा 3 है। और धारा 3 में क्या कह रखा है, धारा 3 में कह रखा है मोटरयान को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य। सब लोग जानते हैं कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस वाले से बचने के लिए नहीं, एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारे पास में होना चाहिए। ये नियम है। ठीक है ना, कानून के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। ये कौन सी धारा है, ये धारा नंबर है 3। फिर धारा 4 की बात करते हैं। धारा 4 में हमसे क्या रखा है, धारा 4 में है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चला सकता। सभी को पता है कि जो 18 साल से कम है वो सार्वजनिक स्थान पर मतलब पब्लिक प्लेस पर, रोड पर व्हीकल नहीं चला सकता है। और कौन सा व्हीकल नहीं चला सकता है, लाइट मोटरयान या फिर हैवी मोटर व्हीकल। मतलब न तो छोटा वाहन चला सकता है, न ही बड़ा वाहन चला सकता है, न तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह कुछ भी नहीं चला सकता, और न ही ट्रक ट्रेलर वगैरह चला सकता है। ये कानून के खिलाफ है। नंबर दूसरा क्लॉज क्या है, 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चला सकता। सार्वजनिक मोटरयान नहीं चला सकता। देखिए,
20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर, मोटरयान कौन सा वाला, हैवी व्हीकल, ठीक है ना। एक तो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति तो लाइट व्हीकल नहीं चला सकता, और 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जो भारी वाहन है वो नहीं चला सकता। लेकिन इसमें एक छूट दे रखी है कि 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति 50 सीसी की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम डीएल की बात करेंगे, धारा 9 पर आएंगे, तब धारा 9 में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसको मिल सकता है, कौन परीक्षण प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो अभी केवल आप इतना सा पढ़ लीजिए कि छूट दे रखी है इसमें, 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति 50 सीसी की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। मोटरसाइकिल में वो बिना गियर वाली भी हो सकती है और गियर वाली भी हो सकती है। इसके बारे में हम धारा 9 में बात करेंगे, ठीक है। धारा 5 में क्या कह रखा है कि धारा 3 व धारा 4 के उल्लंघन पर मोटरयान के स्वामियों का उत्तरदायित्व दे रखा है। अब देखो धारा 3 में तो क्या कह रखा था, धारा 3 में क्या रखा था कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और धारा 4 में क्या कह रखा है कि 18 साल से कम का व्यक्ति हल्का मोटर व्हीकल नहीं चला सकता, 20 साल से कम का व्यक्ति जो भारी वाहन है वो नहीं चला सकता, ठीक है। तो धारा 3 व धारा 4 का उल्लंघन करने पर क्या होगा कि मोटरयान मालिक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, अब देखो मोटरयान का मालिक मतलब मान लीजिए मेरे पास में मोटरसाइकिल है और मैं किसी को मोटरसाइकिल नहीं दे सकता जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो। जैसे दोस्त होता है ना कि यार तेरी मोटरसाइकिल दे दे, चाहे भले उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो या नहीं हो तो ठीक है, हो तो ठीक है, उसमें भी ये होना चाहिए कि वो 18 साल से ज़्यादा का हो। अगर कम का है तो उसको दे ही नहीं सकते हम। क्या रखा है, 18 वर्ष से कम आयु का हो और उसे न तो मोटरयान चलवाएगा और न ही चलाने की अनुमति देगा। अर्थात कि ऐसे व्यक्ति को न तो मोटरसाइकिल दे सकता है चलाने के लिए और न ही चलवा सकता है जिसके पास में न तो ड्राइविंग लाइसेंस है और न ही वो 18 साल का हुआ है। सिंपल वे में समझो, ठीक है। अब सेक्शन 6 से पहले, धारा 6 से पहले हमको जानना जरूरी है कि धारा 18 और धारा 139 जो कि भाग 9 में है वो क्या कहते हैं, तब हमको सेक्शन 6 समझ में आएगा, धारा 6 समझ में आएगी। धारा 18 में कह रखा है कि देखिए बहुत अच्छे से समझना, उसमें तो बहुत लेंदी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मोटर यानों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। धारा 18 में क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार के जो मोटर व्हीकल हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के मोटर व्हीकल कौन से होते हैं, देखिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ऑफिसर ऐसे वाहनों को चलाने के लिए जो केंद्र सरकार की संपत्ति है या फिर देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग हो। जैसे कि जब हम रोडवेज की बात करते हैं या हम जो मिलिट्री टैंक्स की बात करते हैं तो ये सारे केंद्र सरकार की संपत्ति है, तो सारे राज्य सरकार वाले भी केंद्र सरकार की संपत्ति है, लेकिन हम बात करेंगे उनको जैसे देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में हो रहा है, ठीक है, टैंक वगैरह है, और वो नॉन कॉमर्शियल होने चाहिए, वो जिनका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है। जैसे हम भारत सरकार से ये टैंक वगैरह चलाने के लिए यदि आपका सिलेक्शन होता है मान लीजिए, तो आपके पास में वो वाला लाइसेंस होना चाहिए, आपका लाइसेंस नहीं चलेगा वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दिया गया लाइसेंस ही प्रयुक्त होगा। नंबर दूसरा क्या रखा है, इस धारा के अधीन कोई ड्राइविंग लाइसेंस देने वाला अधिकारी किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर उस व्यक्ति की जानकारी देगा जिसे यह ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। अब इस बात को समझिए कि मान लीजिए आपने भारत सरकार के ऑफिस में जाकर मतलब जहाँ पर परिवहन विभाग का ऑफिस है वहाँ पर से आपने ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, देश की रक्षा से संबंधित और मतलब जो केंद्र सरकार की संपत्ति ऐसे व्हीकल चलाने के लिए आपने नॉन कॉमर्शियल लाइसेंस ले लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई राज्य सरकार रिक्वेस्ट करती है परिवहन विभाग से, तो जो अधिकारी जिसने ये ड्राइविंग लाइसेंस दिया है वो उस व्यक्ति की जानकारी देगा कि हमने फलाना व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, ठीक है। ये धारा 18 हो गई। धारा 139 में क्या क्या रखा है, अब देखिए धारा 139 बहुत अच्छी, मतलब हम देखते भी हैं जो हमारे भारत में बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो आपने देखा होगा
कि वो किराए पर गाड़ियां लेते हैं और फिर मतलब मोटरसाइकिल चलाते हैं कि यार किराए पे, तो क्या वो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? वो किस में क्या रखा है? वो धारा 139 में दे रखा है। उसके बारे में क्या दे रखा है? यदि भारत से बाहर मोटरयान ले जा रहे हैं तो यात्रा पास प्रमाण पत्रों का दिया जाना। इस धारा में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आप भारत से बाहर किसी देश में जो है आपका मोटरयान लेके जा रहे हैं, तो आपके पास में पहली बात यात्रा पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके सर्टिफिकेट्स मतलब सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में होने चाहिए। वो ये दिए जाने सुनिश्चित करते हैं, धारा 139। फिर दूसरा क्या रखा है? भारत में अस्थायी रूप से ठहरने वाले व्यक्ति भारत में मोटरयान चला सकता है। अस्थायी रूप से ठहरने वाले व्यक्ति मतलब जो विदेश से आया हुआ है, भारत के बाहर से आया हुआ है, जैसे कि टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो भी भारत के अंदर मोटरयान चला सकते हैं। मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि ये नहीं चला सकते, वो चला सकते हैं। जैसे कि माउंट आबू वगैरह में वो सारे के सारे जो है टूरिस्ट वगैरह आते हैं, या कहीं भी टूरिस्ट आते हैं इंडिया के अंदर, तो वो मेनली क्या होता है कि हार्ले डेविडसन, रॉयल एनफील्ड वगैरह मतलब मोटरसाइकिल लेते हैं और वो ड्राइव करते हैं, सेल्फ ड्राइव करते हैं, ठीक है। फिर इसी के अंदर 139 के अंदर ही केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति दे रखी है। केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति क्या है? देखिए, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, पहला नियम तो ये है कि मोटरयान, अब मोटरयान कोई सा भी हो सकता है, पैसेंजर व्हीकल हो सकता है, लोडिंग व्हीकल हो सकता है, यात्री व्हीकल हो सकता है, या फिर माल जो लोडिंग व्हीकल है वो भी हो सकता है। भारत के बाहर से भारत में लाए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारे अशोका लीलैंड वगैरह या फिर टाटा वगैरह कुछ ऐसी व्हीकल्स का निर्माण नहीं कर सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, स्पेसिफिकेशंस उसकी बहुत ज़्यादा हों, तो बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से भी भारत में लाए जा सकते हैं। और भारत के कब्जे में रखकर, भारत के कब्जे में रखकर का मतलब होता है कि भारत के नाम से, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह सारे इंडिया के हो जाएंगे, फिर उनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। पहली बात हो गई कि बाहर से, भारत के बाहर से जो व्हीकल है लाए जा सकते हैं। जैसे कि हम दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं, दिल्ली मेट्रो जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय क्या हुआ था कि जर्मनी से पूरा कोच, दिल्ली मेट्रो का कोच जो पूरा है वो जर्मनी से आया था। एरोप्लेन, एरोनोविक एरोप्लेन का नाम था, उस एरोप्लेन में रखकर पूरा का पूरा कोच दिल्ली मेट्रो के लिए यहाँ आया था दिल्ली में, ठीक है। उसी प्रकार से मोटर व्हीकल्स के उसमें भी बाहर से लाए जा सकते हैं। नंबर दूसरा, भारत से बाहर ले जाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी कंपनियां जो हैं अच्छे व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनको भी हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर ले जाए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या लिखी हुई है? खोया यात्रा पास, प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस को उतनी फीस देने पर पुनः लिया जा सकता है। मतलब मान लीजिए आपके पास में पास है, आपके पास में कोई परमिट है यात्रा का, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस, आपका मान लीजिए खो गया है, आपकी आरसी खो गई है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा नहीं बनवा सकते, आप उसको दोबारा बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक निश्चित फीस जो कि केंद्र सरकार ने नियत कर रखी है, उस फीस को देने के बाद ही आप वो फीस, वो डॉक्यूमेंट वो ले सकते हैं। नंबर चौथा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि सीमा शुल्क पुलिस या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं लगेगी। जो सड़क के ऊपर चलने वाली, मतलब हम कह सकते हैं कि जो टैक्स लगता है ना, जैसे टोल टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है, वो पुलिस के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं जो एम्बुलेंस वगैरह होती हैं उन पर टोल टैक्स नहीं लगता है, वो टोल से फ्री हैं, ठीक है ना। जो भी सड़क पर लगने वाला टैक्स है उससे वो फ्री रहेंगी, सीमा शुल्क उन पर नहीं लगेगा। ये 139 में लिखा हुआ है, ठीक है। 18 में तो क्या लिखा हुआ था, धारा 18 सेक्शन 18 में तो क्या लिखा था कि अगर देश की संपत्ति है, केंद्र सरकार की जो संपत्ति है, देश की रक्षा से संबंधित कोई भी व्हीकल है, उसका अगर उपयोग हो रहा है नॉन कॉमर्शियल, तो उसके लिए केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस दे सकती है। और दूसरा क्लॉज क्या लिखा हुआ था कि दूसरा क्लॉज लिखा हुआ था कि अगर कोई राज्य उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करे तो संबंधित अधिकारी जिसने वो ड्राइविंग लाइसेंस दिया है वो उसकी व्यक्ति की जानकारी देगा, ठीक है। 139 में बाहर से आने के लिए, बाहर से बाहर ले जाने के लिए, ठीक है, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। अब पढ़ते हैं धारा 6।
सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है, धारा 6 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, ठीक है, तो उसे लर्निंग लाइसेंस शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति बोलते हैं हिंदी के अंदर, धारा 18 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई ड्राइविंग लाइसेंस, धारा 139 के नियमों के अनुसार दस्तावेजों के अलावा कोई दूसरी अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख सकता है। अब देखिए, इसको बहुत आसान तरीके से समझिए। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्लॉज है, इसके अंदर क्या क्या रखा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, तब ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है, इसका मतलब उसका लर्निंग लाइसेंस खत्म हो गया है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस से पहले हमको क्या मिलता है, लर्निंग लाइसेंस मिलता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस है, मान लीजिए मुझे मेरे पास में राजस्थान का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास में है, ठीक है, तो मेरे पास में पहली बात तो मैं लर्निंग लाइसेंस नहीं रख सकता। नंबर दूसरी बात, धारा 18 के अनुसार डीएल के अलावा, मतलब धारा 18 के अनुसार अगर मेरे पास में है, मान लीजिए केंद्र सरकार से मैंने ड्राइविंग लाइसेंस जो रक्षा से संबंधित वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो ले रखा है वो मेरे पास में हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा लाइसेंस नहीं हो सकता। फिर तीसरी बात क्या रखी, धारा 139 के नियमों के अनुसार दस्तावेजों के अलावा, जो दस्तावेज कौन से थे कि मान लीजिए कोई विदेश से आया है, उस विदेश से आने वाले व्यक्ति के पास में उसके देश का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो उसके लिए यहाँ का मतलब राजस्थान का या कहीं दूसरे दिल्ली का या यूपी का लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं हो सकती, ठीक है। कोई दूसरी अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख सकता है, ठीक है। या सिंपल शब्दों में हम कहें कि यदि आपके पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 10-10 ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख सकते हैं, सिंपल शब्दों में ये है। फिर सेक्शन 6 में दूसरा क्लॉज क्या है, सेक्शन 6 में दूसरा क्लॉज लिखा हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस का धारक, मान लीजिए मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बनवाने के लिए आवेदन किया है, तो मेरे पास में लर्निंग लाइसेंस है, तो मैं किसी अन्य व्यक्ति को उसका उपयोग नहीं करने देगा, किसी दूसरे व्यक्ति को उसका यूज़ नहीं करने दे सकता। जैसे होता ना कि यार मेरी किताब पढ़ ले, तो आप अपनी किताब दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के केस में ऐसा नहीं होगा, मतलब ये अहस्तांतरणीय है, इनट्रांसफरेबल है, ठीक है ना, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। फिर धारा 7 आती है। धारा 7 क्या है, धारा 7 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को हैवी लाइसेंस के लिए लर्निंग लाइसेंस, परिवहन यान चलाने के लिए लर्निंग तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो। सिंपल सी बात समझिए कि यदि आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप चाहते हैं कि मेरे पास में हैवी लाइसेंस बने या मेरे पास में हैवी लाइसेंस हो, तो जब तक आपके उस लाइसेंस को, जो लाइट मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस है, उसको 1 साल नहीं होगा, तब तक आप हैवी लाइसेंस नहीं बनवा सकते। ये बात ध्यान रखिए, अगर हैवी लाइसेंस है, बनवाना है, तो आपका LMV लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। जैसे कि कई लोग हैं जिन्होंने ये RTO वाला एग्ज़ाम भरा होगा या नहीं भर पाए होंगे। क्यों नहीं भर पाए होंगे कि उनके पास में या तो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा, ठीक है, और उसको 1 साल नहीं हुआ होगा, तो वो हैवी लाइसेंस नहीं बनवा पाए, ठीक है ना। फिर यह बात है वो ई-रिक्शा पर और ई-गाड़ी पर लागू नहीं होगी, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर अभी मैंने आपको एक बात बताई थी सबसे ऊपर, जब हम धारा 3 पढ़ रहे थे, धारा 3 में हमसे एक बात लिखी हुई थी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, कि छूट दे रखी थी 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति 50 सीसी की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है, ठीक है। ये धारा 4 में लिखा हुआ था, 3 में लिखा हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, धारा 4 में छूट दे रखी थी। अब हम बात करते हैं धारा 7 में क्या लिखा हुआ है। धारा 7 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को, ये हम पढ़ चुके हैं, तो धारा 7 का जो क्लॉज 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल कौन सी होती है भाई, जो स्कूटी होती है ना, वो बिना गियर वाली होती है। स्कूटी को चलाने के लिए LL का मतलब लर्निंग लाइसेंस, उस व्यक्ति की देखरेख करने वाले गार्जियन की लिखित सहमति के बिना नहीं दी जाएगी। सपोज कीजिए कोई 45 साल का व्यक्ति है, उसका 16 साल का बेटा है, वो स्कूटी चलाना सीख गया।
अब वो स्कूटी चलाना सीख तो गया है, लेकिन नियम के खिलाफ है ये, क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ है। जब 18 साल का नहीं हुआ है तो उसको हैवी लाइसेंस मतलब लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नियम में लिखा हुआ है। अब हम ये समझें कि अगर मान लीजिए फिर भी वो उस स्कूटी चलाने के लिए लाइसेंस लेना चाहता है, तो पहले तो उस 45 साल के व्यक्ति को अपनी लिखित सहमति देनी पड़ेगी कि हाँ भाई, मैं इस व्यक्ति की देख रेख कर रहा हूँ, इस बेटे की मैं देख रेख कर रहा हूँ, और मेरी अनुमति है कि ये लाइट जो स्कूटी है या बिना गियर वाली मोटरसाइकिल है, उसको ये चला सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस इस व्यक्ति की देखरेख करने वाले गार्जियन की लिखित सहमति के बिना नहीं दी जाएगी। मतलब अगर वो सहमति दे देता है तो उसको लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें भी क्या था कि 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 50 सीसी की मोटरसाइकिल चला सकता है। मोटरसाइकिल कौन सी वाली? बिना गियर वाली, ठीक है ना। जैसे ये लूना वगैरह जो होती है, ठीक है ना, विक्की वगैरह जो होती है, उसको चला सकता है। धारा 9 की बात करते हैं। धारा 9 में क्या लिखा हुआ है? धारा 9 में लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस का दिया जाना। अब ड्राइविंग लाइसेंस किसको देंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि जिसने आवेदन ही नहीं किया उसको ड्राइविंग लाइसेंस ज़बरदस्ती दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देना पड़ेगा, उसके साथ में फ़ोटो, आईडी, मतलब मुख्य जो दस्तावेज है वो जमा करवाने पड़ेंगे, उसकी फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, उसको फिर ड्राइविंग लाइसेंस मतलब लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा। तो देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस किसको दिया जाएगा? जिसको लर्निंग लाइसेंस दिया गया हो, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दी गई हो, तथा जिसने आवेदन के साथ फीस और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों। ठीक है। फिर दूसरा, किसको दिया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस? भैया ऐसे थोड़ी मिल जाएगा कि लर्निंग लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद में तुरंत आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। एक तो कंप्यूटर वाले टेस्ट होते हैं, इसमें सिंबल्स वगैरह होते हैं, और एक आपको वो गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है। जैसे अगर कार है तो कार चला के दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें अलग से रूट बना हुआ होता है जिसमें 8 बनाते हैं, बी बनाते हैं, F बनाते हैं, मतलब इस प्रकार से आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है वहाँ पर। तो किसके लिए है कि आवेदक यदि ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जो ड्राइविंग टेस्ट जो होता है उसके लिए, तो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाए तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। परंतु ऐसा परीक्षण वहाँ आवश्यक नहीं होगा जहाँ, अब देखिए, अब ऐसे टेस्ट की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होगी जहाँ पर आवेदक के पास पहले से भी ड्राइविंग लाइसेंस था और उस ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति और नए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की तारीख में 5 वर्ष से अधिक का अंतर न हो। इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए आपके पास में 6 साल पहले, 5 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस था और आप उसको रिन्यू कराना किसी कारणवश भूल गए, या आपने नहीं करवाया, या आपको पता नहीं था, आपका खो गया था, आपने नहीं बनवाया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि 5 साल बाद में या 4 साल बाद में जो है मैं नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करूं, तो आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपका जो पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस था और आप जो आवेदन कर रहे हैं उसकी तारीख में 5 साल का डिफरेंस नहीं हो। मतलब अगर आप 4 साल पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आप नया ड्राइविंग लाइसेंस 4 साल के बाद में आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, आपको परीक्षण देने की, टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा क्लॉज क्या है कि जिसके पास में धारा 18 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस है। धारा 18 मैंने आपको बताई थी देश की रक्षा वाला। तो देश की रक्षा से संबंधित अगर आपने भारतीय परिवहन विभाग से अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा है और आप किसी सरकारी, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो भी आपको परीक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस पहले से मौजूद है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए टेस्ट हुआ और टेस्ट में आप फेल हो गए, तो क्या होगा? जहां आवेदक परीक्षण उत्तीर्ण नहीं करता है, मतलब आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए, तो क्या होगा? वहां 7 दिन के बाद पुनः परीक्षण देने की अनुमति होगी। मतलब 7 दिन के बाद में वापस आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन 3 बार परीक्षण देने के बाद भी यदि उत्तीर्ण नहीं करता है, तो अंतिम परीक्षण की तारीख से 60 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसा परीक्षण नहीं दे सकता है। मतलब अगर मान लीजिए पहले टेस्ट में फेल हो गए तो 7 दिन बाद में दूसरा टेस्ट दे सकते हैं। फिर अगर दूसरे टेस्ट में फेल हो गए तो फिर 7 दिन बाद में दूसरा टेस्ट दे सकते हैं। फिर तीसरे परीक्षण में भी आप फेल हो गए तो फिर उसके 7 दिन बाद में जो है
आप परीक्षण नहीं दे सकते 7 दिन बाद में, आपको फिर 60 दिनों का मतलब 2 महीने का लगभग वेट करना पड़ेगा, और 2 महीने से पहले आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी परीक्षण के लिए। मतलब 60 दिन के बाद में ही आप वापस टेस्ट दे सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है, गियर वाली का मतलब जो मोटरसाइकिल होती है गियर वाली होती है, तो ये माना जाएगा या समझा जाएगा कि उसने बिना गियर वाली मोटरसाइकिल मतलब स्कूटी चलाना भी, उसका भी परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया। मतलब जिसने अगर मान लीजिए मोटरसाइकिल चला के दिखा दी, तो ये माना जाएगा कि उसको स्कूटी चलाना भी आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भारत मोटरयान अधिनियम 1988 है, वो उसमें क्या क्या क्लॉज हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए, ये है मोटरयान अधिनियम 1988। उसमें क्या मोटरयानों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम, जिसमें अध्याय 1 में दे रखा है संक्षिप्त नाम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस मोटरयान का संक्षिप्त नाम ये है, प्रवृत्त होने के दिन ये है, ठीक है। दूसरे में परिभाषाएं दे रखी हैं, दूसरे धारा 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं, और इन परिभाषाओं में मैंने आपसे कहा था संलग्न यान क्या होगा, धुरी भार क्या होगा, रजिस्ट्री प्रमाण पत्र क्या होगा, कंडक्टर क्या होगा, अनुज्ञप्ति मतलब ड्राइविंग लाइसेंस क्या होगा, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मतलब लर्निंग लाइसेंस क्या होगा। इन सब की जो है परिभाषाएं दे रखी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको बताने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए संलग्न यान है कि ऐसा मोटरयान जिस अभिप्रेत है जिसे कोई अर्ध ट्रेलर संलग्न है, मतलब इंजन वाला पार्ट तो है, और इंजन वाला पार्ट है, उसके साथ में लोडिंग वाला पार्ट भी है, जो ट्रेलर जो होता है वो संलग्न है। जैसे आपने देखा होगा, किसी यान की धुरी के संबंध में धुरी भार से उस धुरी के साथ लगे हुए पहियों द्वारा उस भूतल पर जिस पर वह टिका हुआ है संप्रेषित कुल भार अभिप्रेत है। मतलब जितनी टोटल एक्सल्स हैं उसका वेट कितना है, वो उसका धुरी भार है। फिर मंझली गाड़ी क्या होती है कि मंझली गाड़ी कंडक्टर से संबंध में कंडक्टर से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रियों का किराया संग्रहित करने, उनका मंझली गाड़ी में प्रवेश करना, उनसे बाहर जाना, विनियमित करने, ऐसे अन्य कृत्य करने में लगा हो जो विहित किए जाएं। मतलब जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है भैया, कंडक्टर होता है जो टिकट काटता है, जो टिकट काटता है उसको कंडक्टर कहते हैं। इसने क्या रखा है कि यात्रियों से किराया वसूले, ठीक है ना, किराया ले, ठीक है, उनको प्रवेश करवाए, खाली गाड़ी है तो प्रवेश करवा लेगा, भरी है तो मना कर देगा, ठीक है। कंडक्टर अनुज्ञप्ति, अब कंडक्टर के लिए भी क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। प्राधिकारी कंडक्टर के लिए भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस देता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। ड्राइवर के लिए क्या है, ड्राइवर के अंतर्गत किसी ऐसे मोटरयान के संबंध में जो किसी अन्य मोटरयान से चलाया जाता है, वह व्यक्ति जो चलाए जाने वाले यान के अनुचालक के रूप में कार्य करता है। तो ड्राइवर के लिए कि भाई इस व्यक्ति को चालन का अनुभव है, वो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको मिल सकता है, ठीक है। शिक्षा संस्था, बस, किराया, माल वाहन, भारी माल वाहन। देखो मैंने आपसे कहा था भारी हैवी जो व्हीकल है वो क्या होगा, भारी माल वाहन से क्या अभिप्राय है, भारी माल यान से अधिक अभिप्राय है कि ऐसा सकल यान भार या ऐसा ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी का लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है, ठीक है ना, जिसमें 12,000 किलो से अधिक है उसको भारी मालयान कहेंगे से। या फिर भारी यात्री मोटरयान, उसका भी भार 12,000 होना चाहिए, ठीक है ना। और हल्का जिसमें 7500 किलो से कम हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण नियम थे। इसके आगे का जो पार्ट है, अभी तक हमने जो धाराएं पढ़ी हैं, अभी तक जो क्लॉज पढ़े हैं, सेक्शंस पढ़े हैं, वो सेक्शंस 9 तक पढ़े हैं, धारा 9 तक पढ़े हैं, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट धाराएं हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी अब।